वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम जानने से पहले हम लोग आज नर्वस सिस्टम जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमंस और प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमंस के बारे में पहले कुछ जानते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। आपको पता है ह्यूमंस 5 से 6 फीट के जनरली पाए जाते हैं। ह्यूमंस सीधे खड़े हो सकते हैं, स्ट्रेट, स्टैंड इरेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमंस इरेक्ट खड़े रह सकते हैं, सीधे खड़े रह सकते हैं। वॉक ऑन 2 फीट, ह्यूमंस 2 पैर पे चलते हैं। आपको पता है ह्यूमंस जो हैं वो अपने 2 पैरों की मदद से चलते हैं, ठीक है। यूज आर्म टू लिफ्ट एंड कैरी, ह्यूमंस जो होते हैं वो आर्म्स की मदद से, हाथों की मदद से चीजों को उठाते हैं, ठीक है, उसको एक जगह दूसरे जगह तक ले जा पाते हैं। ह्यूमंस के पास थंब होता है, उस थंब से वो लोग पकड़ने के लिए कोई चीज को इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ह्यूमंस में 206 बोन्स होते हैं एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो ह्यूमन है वो उनका कुछ इस तरीके का बॉडी फीचर्स है कि वो 5-6 फीट के होते हैं, सीधे खड़े रह सकते हैं, 2 पैर पे चल सकते हैं, अपने आर्म के मदद से कोई सामान को उठा सकते हैं, उनका थंब होता है, उनके 206 हड्डियां होती हैं उनके शरीर में। ये सब कुछ फीचर्स है जो कि ह्यूमंस को दूसरे जीवों से अलग बनाती है। दूसरे जीवों में आप ये नहीं देख पाएंगे कि वो सीधे खड़े रह सकते हैं या 2 फीट पे खड़े रहते हैं या फिर उनके पास थंब होता है। ये सब कुछ फीचर्स है जो कि ह्यूमंस को अलग करते हैं बाकी जीवों से। और ह्यूमन का सबसे बेहतरीन फीचर जो कि ह्यूमंस को बाकी दूसरे जीवों से अलग करता है वो है उनका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम दरअसल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद एक वायरिंग सिस्टम है, ठीक है। देखिए नर्वस सिस्टम समझने से पहले हम लोगों को सिस्टम समझना होगा कि ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं क्या, कैसे रन करते हैं ये ऑर्गन सिस्टम। आपको पता है आपके बॉडी के अंदर सेल्स कंबाइन होकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम ढेर सारे मिल करके, आपको पता है आपके बॉडी में 10 ऑर्गन सिस्टम है। आपके स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जिसको कि आप इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको कि आप यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बॉडी में ये 10 सिस्टम्स है जो कि आपके बॉडी को चला रहे हैं। आपका स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये चारों जो आपके सिस्टम हैं ये आपके बॉडी के इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, ठीक है। ये जैसे आप एक घर देखते हैं, एक घर आपने देखा होगा, एक घर को बनते हुए, घर जब बनता है तो उसमें कुछ सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं जैसे ईंट, सीमेंट, बालू, ठीक है। घर जब बन के तैयार हो जाता है तो उसमें वायरिंग किया जाता है, उसमें पाइप्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी ऐसा ही कुछ फीचर आपको दिखेगा कि हमारे बॉडी में आप देख सकते हैं कि ऊपर में प्लास्टर के रूप में हमारा स्किन और मसल है, ब्रिक्स के रूप में हमारा बोन है जो कि ब्रिक्स का काम कर रहा है, जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम है हमारा, वो हमारे बॉडी में ब्रिक्स का काम कर रहा है, सब चीज को कनेक्ट करवा रहा है, ज्वाइन करवा रहा है, मूवमेंट में मसल्स उसके मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो मसल्स जो है वो प्लास्टर का काम कर रहा है, जो स्केलेटल सिस्टम है वो ब्रिक्स का काम कर रहा है, मस्कुलर सिस्टम प्लास्टर का काम कर रहा है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो आपके शरीर में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि आपका हार्ट, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स है, ब्लड कैपिलरीज है, इन सभी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हार्ट जो है वो आपके बॉडी में जैसे हार्ट है वैसे ही आपके घर में मोटर है, जैसे आपके बॉडी में आर्टरीज और वेन्स है वैसे ही आपके बॉडी में ढेर सारी आपके घर में ढेर सारे पाइप्स हैं जो कि मोटर से कनेक्ट करवाते हैं आपके घर के वाटर टैंक को। वहां पर मोटर सबमर्सिबल अगर होता है तो उससे पानी को आप खींच करके ऊपर वाटर टैंक तक पहुंचाते हैं। तो ये सिस्टम से आपके घर में कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर ये सब का। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी होता है आपके घर में, उस वायरिंग के जरिए आप लोग के घर में एक जगह से दूसरे जगह सारे रूम्स कनेक्टेड हो पाते हैं। जो बिजली है उसके माध्यम से सब कनेक्ट हो पाते हैं, सब में लाइटिंग जल पाता है, सब
फंक्शन प्रॉपर्ली कर पाते हैं, सारे रूम्स आपके प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, आपको पता है आपके घर में आपके किचन होता है, ठीक है, आपके घर में आपके बाथरूम होता है, आपके घर में बेडरूम होता है, आपके घर में गार्डन होता है, आपके घर में कोर्टयार्ड वरांडा होता है। उसी तरीके से आपके बॉडी में भी ऐसे ही फंक्शन को करने वाले जगह हैं। जैसे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आप किचन मान सकते हैं आपके बॉडी का। आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको आप एंडोक्राइन सिस्टम को आप अपना ड्राइंग रूम मान सकते हैं, जहाँ आप रिक्रिएशन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम आपके बॉडी में केमिकल को रिलीज करवाता है, जो कि आपके बॉडी में ढेर सारे सिचुएशंस में आपके बॉडी को कैसे ऑपरेट करना है, बॉडी में ग्रोथ कैसे होगा, ये सब चीज को रेगुलेट करवाता है। तो आप इसको सिमिलर मान सकते हैं आपके घर के ड्राइंग रूम से। जैसे आपके घर में ड्राइंग रूम होता है, वैसे ही आपके बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि रिक्रिएशन करवाता है। ड्राइंग रूम में जैसे आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के जरिए, मनोरंजन के जरिए अपने आप को और ग्रो करवाते हैं, हेल्दी होते हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छा लगता है आपको वहां पर, तो और आप बढ़िया से ग्रो होता है, आपके बॉडी में ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी उसी तरीके से आपके बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। अगर ये एंडोक्राइन सिस्टम सही से फंक्शन करे तो आपके बॉडी में सारे जो बॉडी के जो आपके जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, जो आप एंजॉय कर पाते हैं, ये सारा कुछ को आपका एंडोक्राइन सिस्टम देखता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपके घर में कोर्टयार्ड और वरांडा होता है, जहां पर आपके वॉचमैन, आपके डॉग आप रखते हैं और उनके जरिए आप चेक रखते हैं, घर का आप प्रोटेक्शन करते हैं, वैसे ही आपके घर के जैसे ही आपके शरीर में ही आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वो भी आपके बॉडी में कोई अगर बाहरी चीज अगर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो उसको चेक करता है, और उसको अगर वो हमारे लिए डेंजरस है तो उसको डिफीट भी करता है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके जरिए हम लोग न्यू इंडिविजुअल्स को गिव राइज देते हैं, हम लोग वी गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके घर में जो आपका गार्डन है, आपके घर में जो आपका बागीचा है, जो आप पॉट्स लगाए हैं, फ्लावर पॉट्स लगाए हैं, वो घर में रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम कर रहा है। जिस तरीके से घर के लिए आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ही आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है और वहां से जो CO2 रिलीज हो रहा है उसको भी बाहर निकलवा रहा है। ठीक है, जैसे आपके घर में एक वॉशरूम होता है जहां आप जा करके अपने वेस्ट को डिस्पोज करके आ जाते हैं, वैसे ही आपके बॉडी में भी एक वॉशरूम है, और वो है आपका यूरिनरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीशन का सिस्टम। वहां पे भी आपके ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। किडनी में ब्लड में से वेस्ट को छांट करके उसको सेपरेट करके जो आपके यूरेटर होते हैं उनके जरिए उनको यूरिनरी ब्लैडर में भेजा जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए हम लोग उस वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर देते हैं। तो आप अपने घर को और अपने बॉडी को देख करके उनसे समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि आपके घर में जैसे ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वैसे ही आपके बॉडी में भी ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मेनली आपके घर के हिस्से हैं वो है आपके ईंट, प्लास्टर, आपका जो पूरा वायरिंग सिस्टम है, आपका जो पूरा पाइपिंग सिस्टम है। तो उसी तरीके से आपके बॉडी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कि आपके बॉडी के अंदर वायरिंग का पूरा सिस्टम है, जिसके जरिए आपके बॉडी में हर जगह कम्युनिकेशन हो पा रहा है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पा रहा है, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कनेक्टेड हैं, वो आपस में संचार कर पा रहे हैं। और संचार किस चीज का? संचार इंफॉर्मेशन का। कैसा इंफॉर्मेशन? जैसे कोई भी जो स्टिमुलस है, कोई भी जो सेंसेशन है, उस सेंसेशन के लिए हम लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे, ये इंफॉर्मेशन जो है ये कम्युनिकेट होता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से। जैसे आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को जब टच करते हैं, तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद आपके बॉडी में जो स्टिमुलस जनरेट हुआ उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने पे, आपको पता है आपके सेल्स में, आपके बॉडी में सारे जगह ये नर्व सेल मौजूद हैं। यही नर्व सेल का नेटवर्क जो है, यही नेटवर्क आपका ये कम्युनिकेशन करवाता है, यही आपका वायरिंग सिस्टम है, जो कि आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके उनका कोऑर्डिनेशन करवाता है। ठीक है, जब आप उस हीटेड ऑब्जेक्ट को टच किए थे तो उसका जो स्टिमुलस जनरेट हुआ था वो उस नर्व सेल के जो डेंड्राइट था उससे उस स्टिमुलस को लिया गया। डेंड्राइट से आप एक नर्व सेल का इमेज आपने देखा है, नर्व सेल इज ए स्टार शेप्ड सेल विद अ टेल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर को आप ऐसे हमेशा के लिए इसको याद रख सकते हैं, बस एक लाइन में इसके स्ट्रक्चर को आप जिंदगी भर के लिए आपका ये याद रहेगा कि इट इज ए स्टार शेप्ड सेल विद अ टेल। यह एक तारे के आकार का सेल है जिसका कि एक टेल है।
ऊपर में हम लोग एक तारा बना देंगे और फिर उसको हम लोग इलोंगेट करवा करके नीचे में उसका एक टेल ड्रॉ कर देंगे। तो फिर ऐसा ही ये एक स्ट्रक्चर है इस सेल का, नर्व सेल का। तो इन्हीं नर्व सेल के नेटवर्क हैं, इन्हीं नर्व सेल का पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक वायरिंग सिस्टम है, जो कि हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन को पूरा करवा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी का क्या है, हमारे बॉडी का वायरिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग नर्वस सिस्टम में, आप जानते हैं नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी पहले चर्चा करेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें कि आपका सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, मिक्स्ड नर्व, ये सब आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ब्रेन, जो कि सीएनएस का टॉपिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो अब जब हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में चर्चा कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस को एक और बात जो है, एक अनोखी बात जो है, जो कि ह्यूमंस को दूसरे जीवों से अलग करती है, वो है उनका ब्रेन। ह्यूमन का ब्रेन बड़े साइज का होता है। इसका साइज कितना है आपको पता है? जब आप टू फिस्ट को कंबाइन करेंगे, दो मुट्ठियों को आप कंबाइन करेंगे, थंब से थंब टच करवा करके, अंगूठों को टच करवाते हुए दो मुट्ठी को अगर आप कांटेक्ट में लाएंगे, तो उतना ही बड़ा होता है आपका ब्रेन, जितना आपके दो फिस्ट का साइज है, दो मुक्कों का जितना बड़ा आपका साइज है, उतना ही बड़ा आपका ब्रेन होता है। ठीक है, तो आपके ब्रेन के साइज के बारे में आपने जाना कि वो दो मुक्कों के बराबर, दो फिस्ट के बराबर है। क्या आपको पता है आपके ब्रेन का वेट कितना है? आपके ब्रेन का वेट 1350 ग्राम है। ठीक है, इंडियंस का जो हमारा जो ब्रेन का वेट है वो 1350 ग्राम है। और जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं उनका ब्रेन 3 पाउंड्स का है। वो लोग जनरली पाउंड्स ही यूज करते हैं। 1 पाउंड में आपको पता है 400 ग्राम होते हैं, 3 पाउंड में 1200 ग्राम होता है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीयों का दिमाग थोड़ा बड़ा है, बाकी विश्व के कंपैरिजन में, विश्व के दूसरे देशों के लोगों के दिमाग के मुकाबले में उनका दिमाग मात्र 1200 ग्राम का है, जबकि हमारा दिमाग 1350 ग्राम का है। तो आप जब भी बोलेंगे कि इंडियन यूनिट में आपको जब भी लिखना होगा कि हमारा ब्रेन का क्या वेट है, तो आप लोग याद रखेंगे कि द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज 1350 ग्राम। और जब आपको इंटरनेशनल यूनिट में लिखना होगा, जैसे आपको पता है कि एक एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम होता है। फुट पाउंड सेकंड में लेंथ के लिए हम लोग फुट इस्तेमाल करते हैं, वेट के लिए हम लोग, मास के लिए हम लोग पाउंड इस्तेमाल करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल करते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो एफपीएस में हम लोग फुट पाउंड सेकंड रखते हैं। तो पाउंड भी एक आपका वेट का यूनिट है। वेट के लिए, मास के लिए पाउंड को भी इस्तेमाल किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज में जनरली इस पाउंड टर्म को यूज करते हैं, और अमेरिका में भी पाउंड से ही वो लोग वेट को करते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है कि 1 पाउंड में 400 ग्राम होता है, 3 पाउंड मतलब 1200 ग्राम। तो आप याद रखेंगे कि इस बात से आपको पूरे लाइफ याद रहेगा कि इंडियंस का ब्रेन ज्यादा बड़ा है, उनका ब्रेन 1350 ग्राम का है, और बाकी दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोगों का ब्रेन 1200 ग्राम का है, 3 पाउंड का है। ठीक है, आपको पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, वो बहुत ही चिकना होता है, उसमें उतना ज्यादा सुलसी और गायरी के कॉन्वोल्यूशंस नहीं होते हैं। सुलसी और गायरी क्या है? ब्रेन के जो अप पार्ट है और जो डाउन पार्ट है, आप ब्रेन के इमेज में देखेंगे, उसमें कुछ आपके ऊपर के तरफ उभरे हुए पार्ट्स हैं और कुछ आपके डिप्रेस्ड पार्ट हैं, कुछ एलिवेटेड पार्ट हैं, कुछ डिप्रेस्ड पार्ट हैं। जो एलिवेटेड पार्ट है उसको आपका हम लोग सल्कस बोलते हैं, सुलसी बोलते हैं, और जो आपका डिप्रेस्ड पार्ट है उसको हम लोग गायरी बोलते हैं, गायरस बोलते हैं, सल्कस एंड गायरस। ठीक है, तो इन्हीं सुलसी और गायरी के कॉन्वोल्यूशन से जितना ज्यादा इसका कॉन्वोल्यूशन होता है, जितना ज्यादा सुलसी और गायरी होता है, बोला जाता है कि इंटेलिजेंस उतना ही ज्यादा होता है उस ब्रेन का। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, उसके सुलसी और गायरी के कॉन्वोल्यूशंस बढ़ते जाते हैं, तो उसका ब्रेन और बड़ा होते के साथ उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होते जाता है, वो स्मूथ से कॉन्वोलेटेड होते जाता है। ठीक है, आपको पता है हमारे ब्रेन्स में सबसे ज्यादा ब्लड की ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो ट्रेवल कर रहा होता है, उसका 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को भेज दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। करीब करीब पूरे बॉडी का जो
ग्लूकोज और ऑक्सीजन है उसका 20% ग्लूकोज ऑक्सीजन ब्रेन को भेजा जाता है, क्योंकि ब्रेन के सेल्स को बहुत ज्यादा डिमांड होती है ऑक्सीजन की। अगर 5 मिनट भी अगर ब्रेन के सेल को ऑक्सीजन ना मिले तो वो ब्रेन के सेल डाई करना शुरू करते हैं, मरना शुरू कर जाते हैं। 300 सेकेंड की दूरी अगर देरी हो जाती है तो ब्रेन सेल मरना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, अब आपके ब्रेन जो है उसको अलग अलग ऑथर पब्लिशर अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अभी आप लोग क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में आप लोग ब्रेन के क्लासिफिकेशन में ब्रेन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा। जैसे जैसे आप लोग हायर स्टडीज करते जाएंगे, आप लोग देखेंगे कि आपके ब्रेन को और भी इसको क्लासिफिकेशन इसका और डेवलप होते जाएगा। इसको फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे आगे क्लासेस में, जैसे फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, सेरेब्लम, टेम्पोरल लोब, ब्रेन स्टेम, डायनसेफेलॉन। इस तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट्स को आगे चल के फिर उस तरीके से पढ़ेंगे। एमिगडाला, ये सब क्या पार्ट्स हैं ये सब हम लोग जानेंगे। अभी हम लोगों के सिलेबस में सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा जानना है, तो हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। और साथ ही साथ ये जो आपको हायर स्टडीज में आगे चल के पढ़ना है, जो उसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना जरूरी है, जो कि बहुत ही रोचक जानकारियां हैं, वो भी आपके साथ साझा की जाएंगी, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सेरेब्रम के बारे में। ठीक है, आपको पता है आपका ब्रेन जो है वो 1350 ग्राम का है, 3 पाउंड का है। और आपके ब्रेन को हम लोग आपके बुक के अनुसार 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ रहे हैं, सेरेब्रम, सेरेब्लम और सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा। ऐसे अगर हम लोग अलग अलग ऑथर आपको हम बताएं कि अलग अलग ऑथर अलग अलग क्लासिफिकेशंस रखते हैं। कुछ इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि ब्रेन के 4 मेन रीजन्स हैं। ठीक है, ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं। और कुछ लोग इसको 6 पार्ट्स में भी क्लासिफाई करते हैं। तो सभी क्लासिफिकेशंस को जैसे जैसे हायर एजुकेशन में हम लोग जाएंगे वो इंट्रोड्यूस होते जाएगा हम लोगों से, अलग अलग रीजन्स के बारे में और डिटेल में स्टडी होगी। कॉर्टेक्स जो लोब्स हैं उनके बारे में, ठीक है, जो कॉर्टेक्स है उसके बारे में, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे पेराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी आपको सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा, उसके बारे में मेनली आपको उसके बारे में जानना है, और उसी बीच में आपको जो जरूरी जानकारियां हैं वो भी बताई जाएंगी। तो सबसे पहले सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। वो फोर ब्रेन भी कहा जाता है। हमारा फ्रंटल पार्ट भी है वो हमारे ब्रेन का, जो फ्रंटल एरिया है उसको हम लोग फोर एरिया है उसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। इसका जो वॉल्यूम है, हमारे पूरे ब्रेन का करीब करीब 3/4 वॉल्यूम हमारा सेरेब्रम ऑक्युपाई करता है। मतलब 3/4 जो पूरा जो उसका पूरा जो आकार है ब्रेन का, उसका 3/4 हिस्सा जो है वो सेरेब्रम ऑक्युपाई करता है। ठीक है, अब सेरेब्रम जो है उसमें क्या होते हैं, आखिर उसमें क्या मौजूद होता है जो कि कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है। दरअसल सेरेब्रम में भी नर्व सेल होते हैं और नर्व फाइबर होते हैं। नर्व सेल को ही हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो सेरेब्रम में ये ढेर सारे नर्व सेल, नर्व फाइबर और न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, और यही नर्व सेल, नर्व फाइबर, न्यूरॉन्स यही ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशंस को। कैसे इंफॉर्मेशन होते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है? ये इंफॉर्मेशन आपके साइट के हो सकते हैं, आपके हियरिंग के हो सकते हैं। इनके इंफॉर्मेशन को भी आपके सेरेब्रम के नर्व सेल और न्यूरॉन सेल ट्रांसमिट करते हैं। और आपको पता है कि सबसे बड़ा जो हायर फंक्शन जो है आपके सेरेब्रम का, वो ये है कि आपका सेरेब्रम जो है वो लर्निंग का साइट है, वो रीजनिंग का साइट है, वो स्पीच का साइट है। आप जो अगर कुछ बोल पाते हैं, आप जो अगर कुछ लॉजिक, थिंकिंग, रीजनिंग, कुछ रीजन दे पाते हैं, अगर आप कुछ याद रख पाते हैं, आपका जो मेमोरी है, वो सब के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम आपके ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस सेरेब्रम को सबसे बढ़िया से आपको याद रखना है कि इसमें मेमोरी का ये साइट है। सबसे जरूरी हिस्सा जो है वो इसका मेमोरी वाला हिस्सा है। मेमोरी, रीजनिंग और मेमोरी का एबिलिटी, रीजनिंग का एबिलिटी और थिंकिंग का एबिलिटी। ठीक है, ये सब हम लोगों का जो भी एबिलिटीज है ये हमारे सेरेब्रम में मौजूद है, हमारे फोर ब्रेन में मौजूद है, हमारे फ्रंटल पार्ट में मौजूद है। स्पीच जो हम लोग बोल पाते हैं कुछ भी, वो भी हमारे सेरेब्रम के द्वारा ही कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अभी भी हम लोग जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में हम सोचते हैं और उसके बाद उसको स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल होता है हमारे सेरेब्रम के जरिए। तो हमारा सेरेब्रम ही हमारे बोलने के
लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे मेमोरी, आपको पता है मेमोरी कितने तरह का होता है? मेमोरी वर्बल मेमोरी हो सकता है, जो कुछ बोला गया है उस चीज का मेमोरी हो सकता है। मेमोरी विजुअल मेमोरी हो सकता है, ठीक है, मतलब जो आप देखे हैं उस चीज का याद हो सकता है। मेमोरी एपिसोडिक मेमोरी हो सकता है। एपिसोडिक मेमोरी दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म एपिसोडिक मेमोरी और लॉन्ग टर्म एपिसोडिक मेमोरी। शॉर्ट टर्म एपिसोडिक मेमोरी कैसे होते हैं? एपिसोड आप लोग देखे हैं, सीरियल जब कोई वेब सीरीज देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो उसका आप देखते हैं एपिसोड्स में उसको दिखाए जाते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म एपिसोडिक मेमोरी है, मतलब वो बहुत ही इमीडिएट मेमोरी होता है, जैसे झटके से आपको कुछ याद आया, अचानक से आपको कुछ याद आया, किसी का मैसेज याद आ गया, किसी को कॉल करने के लिए आपको याद आ गया, तो वैसे मेमोरी को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी वैसा लॉन्ग टर्म एपिसोडिक मेमोरी वैसा मेमोरी है जो कि आपको याद दिलाने पे याद आता है, जो कि पुराना आपका कोई बात होता है उसको अगर कोई आपको याद दिलाए दोबारा से आकर के, या कुछ वैसा घटना घटे जो कि रिपीटेटिव घटना हो, वैसा ही घटना हो जैसा कि पहले अतीत में कभी गुजरा हो, तो आपको वैसा मेमोरी को हम लोग लॉन्ग टर्म एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। और लास्ट आपका मेमोरी का हिस्सा है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड मेमोरी। वो मेमोरी है जो कि फैक्चुअल नॉलेज के जरिए हम लोग एस्टैब्लिश किए हैं। तो ये चारों तरह के जो आपके मेमोरी हैं, वर्बल मेमोरी, विजुअल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी, ये चारों मेमोरी आपके कंट्रोल होते हैं आपके ब्रेन के फ्रंट पार्ट, आपके सेरेब्रम के जरिए, ठीक है। तो आपका सेरेब्रम जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर लर्निंग, रीजनिंग, स्पीच और सेंसेस जैसे कि हियरिंग और साइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेरेब्रम का कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन है। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि ब्रेन का 3/4 वॉल्यूम जो है वो सेरेब्रम ऑक्युपाई करता है। इसमें न्यूरॉन और नर्व फाइबर होते हैं, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। इनके हायर फंक्शन है लर्निंग, रीजनिंग और स्पीच का, और सेंसेस में इनका फंक्शन है हियरिंग का और साइट का। नेक्स्ट आपका ब्रेन का पार्ट है सेरेब्लम, ठीक है। सेरेब्लम को हम लोग मिडिल ब्रेन भी बोलते हैं, मिडिल पार्ट भी बोलते हैं ब्रेन का। इसमें भी आपके सेरेब्रम के जैसे ही, जैसे सेरेब्रम में आपके नर्व सेल और नर्व फाइबर्स थे जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे थे, कम्युनिकेट करवा रहे थे, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे थे, वैसे ही सेरेब्लम में भी आपके नर्व सेल और फाइबर होते हैं जो कि सिग्नल, ब्रेन से निकले हुए सिग्नल्स को दूसरे पार्ट्स में स्पाइनल कॉर्ड के जरिए भेजते हैं, ठीक है। जैसे जो आपके बॉडी के जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट है, जो बॉडी का बैलेंस है, जो बॉडी का पोस्चर है, जो आप सीधे खड़े रह पाते हैं, स्ट्रेट बैठ पाते हैं या झुक के बैठते हैं, हेड डाउन करते हैं, ये सब जो आपके बॉडी का पोस्चर है, आपके बॉडी का जो बैलेंस है, जब आप साइकिल चलाते हैं, जब आप पैदल चल रहे होते हैं, जब आप दौड़ रहे होते हैं, जब आप कोई व्हीकल राइड कर रहे होते हैं, तो उस समय जो आपके बॉडी का जो बैलेंस है, वो बैलेंस, पोस्चर, बॉडी के मसल्स का मूवमेंट, ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट होता है सेरेब्लम के जरिए, ठीक है। तो आपके बॉडी में जो मस्कुलर मूवमेंट्स है, जो आपके बॉडी का बैलेंस है और जो आपके बॉडी का पोस्चर है, वो कंट्रोल होता है आपके सेरेब्लम के जरिए, ठीक है। तो सेरेब्रम और सेरेब्लम आप लोगों ने समझा। सेरेब्रम वो था जिस फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, और इसमें इसके फंक्शन क्या थे? लर्निंग, रीजनिंग, स्पीच, हियरिंग और साइट। सेरेब्लम जो कि आपका मिडिल पार्ट था ब्रेन का, इसके फंक्शन क्या थे आपके? इसके फंक्शन थे मस्कुलर मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाना, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करवाना, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। तो ये सब आपके सेरेब्लम के फंक्शन है। उसका नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन से स्टेम जो है उसमें है आपके पॉन्स, मिड ब्रेन और मेड्यूला, ठीक है। तो आपका जो मेडुला ऑब्लोंगटा है वो ब्रेन स्टेम का ही एक हिस्सा है। ब्रेन स्टेम में ही आपके पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगटा पाया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है इन सभी का? जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रेन स्टेम जो है उसमें जो पॉन्स मौजूद हैं, वो पॉन्स क्या है? पॉन्स दरअसल नर्व फाइबर का मास है, उसमें ढेर सारे नर्व फाइबर पाए जाते हैं। जो आपका मिड ब्रेन है, वो मिड ब्रेन क्या काम कर रहा है? मिड ब्रेन ऑडिटरी और विजन के प्रोसेस जो है, विजुअल का जो प्रोसेसिंग है वो काम कर रहा है, ठीक है। और जो आपका मेडुला ऑब्लोंगटा है, वो मेडुला ऑब्लोंगटा आपके कार्डियक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, आपके रेस्पिरेशन, आपके डाइजेशन, आपके स्लीप, ये सब को कंट्रोल कर रहा है। और मेडुला ऑब्लोंगटा जो है आपका, ये
सेरेब्लम के आगे होता है मौजूद, और ये जो आपका ब्रेन स्टेम है ये इसी का एक हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगटा। आपका ब्रेन स्टेम जो है वो आपको आपके ब्रेन को कनेक्ट करवाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, और उसी ब्रेन स्टेम में आपका ये मेडुला ऑब्लोंगटा पाया जाता है। ठीक है। और एक आपका पार्ट है आपका डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो है वो एप्रिकॉट साइज का होता है। ठीक है। अब वो भी इंफॉर्मेशन को ही ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल को ही ट्रांसमिट करते हैं। अब जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब आपके डायनसेफेलॉन के अंदर आते हैं। आप ब्रेन के पार्ट में आप थैलेमस देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस देख सकते हैं। ठीक है। ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सब आपके डायनसेफेलॉन में ही मौजूद हैं। ठीक है। अब जो थैलेमस है वो जो सिग्नल आ रहा है वो जितने भी सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल्स आ रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है। बस एक्सेप्शन एक है उसका कि स्मेल के सिग्नल का प्रोसेसिंग थैलेमस नहीं करता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो, हाइपोथैलेमस हम लोगों के बॉडी में आपको पता है कि वो क्या काम कर रहा है। वो हम लोग के बॉडी में जो इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है हमारा, जो हमारा ईटिंग है, हमारा ड्रिंकिंग है, ये सब जो इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, इसके लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज कर रहा है, जो कि उसको रेगुलेट कर रहे हैं हमारे इंटेलेक्ट इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर्स को, जैसे ईटिंग और ड्रिंकिंग का जो इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, जो हमारा वेट रेगुलेशन का काम है, ये सबको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करवा रहा है अपने न्यूरोकेमिकल्स के जरिए। ठीक है। और हाइपोथैलेमस थैलेमस का आप लोगों ने देखा था कि उसका फंक्शन क्या था। आपके बॉडी में जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है, वो टेम्परेचर के रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस आपका काम कर रहा है। जो बॉडी का रेगुलेशन है उसको करवा रहा है, थर्मो रेगुलेशन करवा रहा है। ठीक है। स्वेटिंग ये सब करवा रहा है। जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है वो न्यूरोकेमिकल्स को रेगुलेट कर रहे हैं, जिसके जरिए वो वेट रेगुलेशन करवाते हैं, इंस्टिक्चुअल बिहेवियर का रेगुलेशन करवाते हैं। ठीक है। आपको पता है आपका ब्रेन जो है वो, आपका ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है। आपका ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर, मेनिंजेस के लेयर के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। आपका जो ब्रेन है वो एक ब्लड ब्रेन बैरियर के जरिए भी उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आपका जो मेड्यूला वाला जो हिस्सा था, जिसको कि हम लोग मेड्यूला ऑब्लोंगटा बोलते हैं, ये दरअसल एक पाथवे बनाता है मोटर और सेंसरी जो पाथवे होता है उनका, और ये पाथवे होता है मिड ब्रेन और पॉन्स के बीच में। ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगटा जो है ये मिड ब्रेन, पॉन्स, ये सब के बीच में एक पैथवे बनाता है, जिसके जरिए मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट हो पाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हैं, सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा। ये आपके 3 महत्वपूर्ण पार्ट हैं, इसके बारे में आपको मुख्य रूप से जानना है। ठीक है। और भी बहुत सारे आपके ब्रेन के फंक्शन हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ फेस, आर्म, लेग, ट्रंक, ये सब मूवमेंट को आपका पैरासेंट्रल गायरस जो है वो आपका कंट्रोल करता है। जो स्पीच है आपका, बोलने का जो है, जो आप बोल पाते हैं कुछ भी, उसको आपका ब्रेन का ब्रोकाज एरिया कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। जो आपके हेड और आई का जो टर्निंग है उसको आपका जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है वो कंट्रोल करता है। जो आपके पर्सनालिटी का इनिशिएटिव लेने का जो आपका जो हुनर है वो आपका प्री फ्रंटल एरियाज कंट्रोल करता है। ठीक है। जो आपका विजन है वो ऑक्यूपिटल लोब के द्वारा रेगुलेट करवाया जाता है। ऑक्यूपिटल लोब्स ही आपका विजन को कोऑर्डिनेट करवाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेन के आपके जो डिफरेंट पार्ट हैं, आप मुख्य रूप से आपको याद रखना है सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा। बाकी के रीजन्स के बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, तो उनको लेकर के आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप बस 3 याद रखेंगे, सेरेब्रम, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगटा। सेरेब्रम का फंक्शन था लर्निंग, रीजनिंग, स्पीच, हियरिंग और साइट। सेरेब्लम का फंक्शन था मसल मूवमेंट, बॉडी पार्ट मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। और मेडुला ऑब्लोंगटा जो था उसका क्या फंक्शन था। मेडुला ऑब्लोंगटा दरअसल एक सेंसरी और मोटर पैथवे बना रहा था मिड ब्रेन और पॉन्स के बीच में। ठीक है। पॉन्स जो थे वो आपके नर्व फाइबर्स का मास था। मिड ब्रेन जो है, आप जान रहे हैं मिड ब्रेन कौन है आपका, मिड ब्रेन हम लोग सेरेब्लम को बोलते हैं। ठीक है। तो सेरेब्लम और पॉन्स के बीच में ये कनेक्शन बैठाता है, पाथवे बनाता है मेडुला ऑब्लोंगटा, और इस तरीके से आपके ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो आपके बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करवा रहे हैं। और आपका ब्रेन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, वो आपके बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कोऑर्डिनेट करवा रहा है।
तो आपके नर्वस सिस्टम को आप बोल सकते हैं कि ये आपके बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये आपके बॉडी के कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये आपके बॉडी के वायरिंग सिस्टम है। आपका जो ब्रेन है वो आपके हब है सेंसरी एक्टिविटीज के, हब है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के, हब है सेंसेस के, जितने भी सेंस ऑर्गन के जो भी सेंसेस हैं, जो आपका विजन का सेंस है, जो आपका ऑडियो का सेंस है, सारे सेंसेस आपके ब्रेन में ही पहुंच रहे हैं। उन सारी जानकारियों को ब्रेन में ही पहुंचाया जा रहा है और फिर ब्रेन उनको इंटरप्रेट करके किस तरीके का रिस्पॉन्स देना है ये तय करके मोटर न्यूरॉन्स के जरिए उस रिस्पॉन्स को भेजते हैं। ठीक है, आप लोग न्यूरॉन सेल, नर्व सेल, इसमें आप लोग देखे थे कि ये नर्व सेल ही आपके ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है, ये नर्व सेल के जो डेंड्राइट है वो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं। उन डेंड्राइट से होते हुए वो सिग्नल एक्सॉन सेल बॉडी से होते हुए, जो आपके माइलिन शीट से कवर्ड जो एक्सॉन है उससे होते हुए वो एक्सॉन एंडिंग्स, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। और एक्सॉन टर्मिनल से आपका ये सिग्नल जंप करके साइनेप्सिस से दूसरे डेंड्राइट पे पहुंचता है। जो दो डेंड्राइट्स के, जो एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और उन्हीं साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जंप होकर के ये सिग्नल्स दूसरे डेंड्राइट्स में, दूसरे नर्व सेल में पहुंचते हैं और इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाते हैं, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो पाता है। जैसे आप कोई भी चीज को जब छू